अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। सेहत अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम बहुत दफ़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम अपना ख्याल नहीं रखते। ये जान जो है वो अल्लाह की दी हुई एक अमानत है जिसका हमने बड़ा ख्याल रखना है। और उसका ख्याल कैसे रखना है आपने? दो हिस्सों में, मेंटली भी और फिज़िकली भी। आपने अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, मेंटली भी अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है। अच्छा, फिज़िकली ख़ुद को ठीक रखने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ हमने जिन चीज़ों को, जिन रवायात को अपनाना शुरू कर दिया है, हम लेट नाइट जागते हैं, रातों को खाना खाते हैं लेट, जबकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो आपका सबसे हेल्दी है और सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लंच है वो उससे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए और डिनर तो वैसे ही बहुत लाइट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऑपोजिट सिनेरियो है, हम डिनर करते हैं सबसे हैवी, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं या तो करते ही नहीं हैं, अमूमन लोग ऐसे हैं जो करते ही नहीं हैं, और लंच जो है वो हम मॉडरेट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। और मेंटली ख़ुद का कैसे ख्याल रखना है, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव लोगों के साथ उठें बैठें, मस्बत सोच के साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम काम करें, तो मेंटली और फिज़िकली आप दोनों तरीके से फ़िट रह सकते हैं। इसी के साथ अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का जिक्र करना मैं भूल गई हूँ, वो ये कि आज जब मैं घर से निकली हूँ तो मौसम की जो सूरत हाल है, वैसे तो वो जनूबी पंजाब में और तमाम जगहों पर जो है वो बड़ी सिवियरिटी इख्तियार कर गई है, लेकिन आज मुल्तान का मौसम ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो वो जब मैंने बाहर निकली हूँ तो देखा है कि अंधेरा अंधेरा था, फ़ील हो रहा था कि जैसे मगरिब का टाइम हो, लेकिन बादल इस कदर छाए हुए थे और काले बादल थे आसमान पे बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखें, जो लोग काम पे गए हैं वो सारी प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करें, और जो लोग घर पे हैं वो भी ख्याल रखें अपना। अपने आसपास के लोगों को आप ना भूलें, क्योंकि जब बारिश होती है और जो भी अभी सिचुएशन चल रही है KPK, सवात और बहुत सारे और इलाकों में, तो दुआ हमारी है उनके लिए भी, उन लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए भी। लेकिन आप लोग क्योंकि अलर्ट है हर जगह पे, तो अपना ख्याल भी रखें। मज़ीद शो को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मौजूद है हमारे साथ उमर फ़ारूक भट्टी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर, चेयरपर्सन, डायरेक्टरेट डिफम CM पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं जुनेद अनवर साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सीनियर रिपोर्टर होने के साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुनेद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग आपको। और आज आपने मौसम की बात की, तो यकीनी तौर पर जहाँ पर एहतियात करनी चाहिए वहाँ पर इस मौसम को एंजॉय भी करना चाहिए। बिल्कुल एंजॉय करना के लिए, जनूबी पंजाब के वासियों के लिए ऐसा जो मौसम है वो किसी रहमत से कम नहीं, और ये कभी कभार ही है। अच्छा, लेकिन खबरें सुनने में ये भी आ रही थी कि क्लाउड ब्रस्ट होने के बहुत ख़दशात हैं कि आज क्लाउड ब्रस्ट भी होगा, तो इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स सारी इख्तियार करनी चाहिए। गैर ज़रूरी लोग घर से बाहर ना निकलें। जो लोग जॉब में मसरूफ़ हैं, काम काज करने हैं, उन्होंने चलें, वो तो निकल रहे हैं, लेकिन गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। बिल्कुल, एक क्लाउड ब्रस्ट के नाम से अभी एक नई चीज़ ईजाद हुई है, ये नया लफ्ज़ ये ईजाद हुआ है। अब जहाँ भी ये सैलाबी सूरत हाल होती है तो महकमे की जानिब से भी कह दिया जाता है जी क्लाउड ब्रस्ट हो गया। मतलब ये एक अच्छा एक वो बहाना। बंदा पूछे मेजरमेंट्स पहले क्यों नहीं की जाती है, एहतियाती तदाबीर जो है पहले क्यों नहीं अख्तियार की जा सकती। आपने जो है वो बुनेर बेल्ट की बात की, KPK की, तो वहाँ की भी जो सूरत वहाँ यकीनी तौर पर इस वक्त जो वो कौम है वो एक मुश्किल में है। गाँव के गाँव उनके उजड़ चुके हैं और वहाँ पूरा का पूरा गाँव जो है वो शहीद हो चुका है। मगर एक सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी आप देखें ना, जब आप कुदरत के निज़ाम से टकराते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उसके अंदर अल्लाह ताला सबक सिखाता है या कुदरत सबक सिखाती है कि आपने वहाँ के जो नाले थे, नदी थे, जो दरिया थे, उनके ऊपर जो है वो घर बना लिए, उनके ऊपर होटल बना लिए और उनके ऊपर जो है वो गुजरगाहें बना ली। पानी को उस तरीके से रास्ता नहीं मिला, उसकी निकासी नहीं मिली, तो उसके बाद जो है फिर वो जब पानी अपने उस प्रेशर में आया, जो उसे क्लाउड ब्रस्ट कह लें या सैलाबी जो सूरत हाल जो भी पैदा हुई, तो उसने यकीनी तौर पर तमाम चीज़ों को मलिया मेट कर दिया। जो ह्यूमन साइंस है, जो इंसानी अकल है, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर ऐसी जो है वो रास्ते बनाए जाएँ और ऐसी जो है इसके हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। आप देखें कि वो इलाके ऐसे हैं कि वहाँ से जो है वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सियाती इलाके हैं, तो वहाँ पर भी अगर इस किस्म का लैक ऑफ जो है वो
जो है उसकी मैनेजमेंट हो तो फिर वो एक लम्हा फिक्रिया बिल्कुल ऐसे ही है। और सवात में भी देखें क्या सूरत हाल है, कितने लोगों की जानें चली गई हैं। हमारे घर में किसी एक बंदे की जान चली जाए ना तो हमें सालों साल होश नहीं आती, उस वाक़े को याद करके हम डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन आप सोचें जिनके पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो गए, पूरे ख़ानदान पूरा गांव चला गया, उनकी तदफीन के लिए लोग मौजूद नहीं है। अपीलें की जा रही हैं कि दूसरे शहरों से लोग आएँ और वो यहाँ पर अब वहाँ पे बाकायदा इसने बुनेर के अंदर ऐलान हो रहे हैं कि दूसरे शहर के लोग आएँ, यहाँ पर जो है कब्रें भी खोदें, यहाँ पर कफन की जो है वो इसमें कमी महसूस हो रही है तो कफन भी लेकर आएँ और उसके साथ तदफीन में जो है वो हाथ बांटे। तो आप ये सूरत हाल देखिए, बड़ा ये तकलीफ दे अमर है। एक फ़र्द, फिर एक ख़ानदान, फिर पूरा गाँव और फिर पूरा शहर उससे जो है वो, तो ये बहुत अरसा जो है वो तकलीफ दे अमल रहता है। मगर बदकिस्मती से ऐसी मौके के ऊपर भी वहाँ की हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। वहाँ का वज़ीर आला जो है अब भी वो क्या कहते हैं कॉलेज लाइफ से बाहर नहीं निकल पा रहा, वही पॉलिटिक्स वो कर रहा है कि वो कहता है कि मुझे किसी की जो है वो ज़रूरत नहीं है, किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, किसी सूबे की इमदाद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूँगा। तो मगर वो खुद भी कुछ नहीं कर रहा। ऐसे वक्त में तो जो मुल्क की रियासतें, हुकूमतें, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जितनी भी अपोजिशंस होती हैं वो भी इकट्ठी हो जाती हैं कि हमने मिल के, और डोनेशंस लेने में कोई बुराई नहीं है। डोनेशन की ये सूरत हाल है कि वहाँ जो हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, वहाँ से जो लोग कामयाब हुए वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त जो रिफाई तंजीमें हैं वो वहाँ पर किसी सूरत जो है वो एक्टिव हैं, जो कुछ उनको जो है वो रफ़ाई तंजीमें करें, जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन का अगर नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। बड़ा अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो इस वक्त वहाँ पर बड़ा काम कर रही है। अलखिदमत फाउंडेशन तो हर जगह ऐसे हर काम में हमेशा आगे रही है। तो वहाँ भी इस टाइम यही नज़र आ रहा है कि लोगों को कफन दफन हो, लोगों की खुराक हो, खुश्क राशन हो और उनकी रेस्क्यू हो, तमाम जो सूरतें हैं इसमें वो हाथ संभाले हुए हैं। मगर KPK हुकूमत, जिसको इससे फ्रंट लाइन पर होना चाहिए, जिन्होंने वोट लिए हैं, जिनका वज़ीर आला वहाँ से है, जिनके DC कमिश्नर उनके हैं, मगर वो जो है वो गायब नज़र आ रहे हैं। हुकूमती सतह पर बहुत कह लें इग्नोरेंस है। बिल्कुल दुरुस्त ऐसे ही है। अच्छा जी, उमर साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे भी जितने भी पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, वो लोग भी मुत्तहिद हैं। इस टाइम कैंपेन्स की जा रही हैं जो कि डोनेशंस की जा रही हैं KPK के लोगों के लिए, जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए डोनेशंस की जा रही हैं इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रोही का और रोही की पूरी टीम का और आपका और जुनैद साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुश्किल की घड़ी जब आती है पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, और ये कौमी फरीज़ा भी है और भी इंसानियत भी है। तो आप देखें कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इस टाइम जापान में हैं और उन्होंने जापान से अपना थाईलैंड से जाते हुए जैसे उनको पता चला कि इतनी बड़ी मुसीबत आई है हमारे मुल्क के ऊपर, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे KPK के वज़ीर आला को कॉल करके कहा कि हर तरह की माली मुआवनत और अस्करी मुआवनत और आपको जो भी अफरादी मुआवनत चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और हमारी पंजाब हुकूमत ने उसमें इक़दामात भी किए, 112 रेस्क्यू की टीमें वहाँ भेज दी, हेलीकॉप्टर भेज दिए। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद जाके उन दौरों का हेलीकॉप्टर के ज़रिए विज़िट भी किया। सबसे पहले वज़ीर आज़म पहुँचा है, वज़ीर आला को पहुँचना चाहिए था जिसकी गवर्नमेंट थी वहाँ पर। बिल्कुल पिछले 13 साल से एक ही जमात की वहाँ पर हुकूमत है, लेकिन वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस, उन्होंने ज़ीरो वहाँ पर रखा हुआ है, कोई काम नहीं किया। हालांकि उनका मंशूर था, उनका जो कैद था वो ये कहता था कि मैं इस इलाके को टूरिज़म के लिए बड़ा इसको डेवलप करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब गए और उन्होंने जाके माली इमदाद भी की और रेस्क्यू की टीमें भी भेजी, और उससे बढ़कर जिसको यही लोग जिनकी 13 साल हुकूमत रही है, अभी भी हुकूमत है उनकी, और वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर 6 मई से लेकर 9 मई तक चढ़ दौड़े थे और पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहते थे। अफवाज पाकिस्तान को जगह जगह बदनाम करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। लेकिन इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान के वो नौजवान जो पानी में कूद कर, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, उसके बावजूद अफवाज पाकिस्तान के सारे नौजवान जो हैं वो दिन रात इसी काम पे लगे हुए हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये हिदायत की हैं कि मेडिकल भी असिस्टेंस भी उनको देनी है, उनकी माली मुआवनत भी करनी है, उनके नुकसानात का भी जायज़ा लेना है। तो ये पूरी पाकिस्तान की पूरी कौम, सिंध के वज़ीर आला ने कहा है, अपना बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा है,
लेकिन वो एक हट धर्मी वाली होती है, जो मुल्क और कौम से उनको कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ इक़्तिदार करने की कोशिश करते हैं और ये नहीं देखते कि जिनसे हमने इक़्तिदार हासिल करना है, जिनसे वोट लेके जिन्होंने हमें मुंतखब किया है, उनके भी कोई राइट्स होते हैं। ये इस्लामाबाद के लिए और धरने के लिए और रोड ब्लॉक करने के लिए तो रेस्क्यू टीमें भी साथ ले आते थे, वहाँ पर डंपर भी साथ होते थे, उनके साथ क्रेनें भी साथ होती थी कि हम जाके वो कंटेनर हटाएंगे। अब कहाँ है वो इनकी क्रेनें, वो कहाँ है 1122 की 4 जो है इनके पास 110 112 की गाड़ियाँ हैं पूरे KPK के अंदर, वो कहाँ हैं? अगर ये मौके पर पहुंचे, पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ तो इसने कहा जी मैं क्या कहूँ, जाके मैं वहाँ बैठ जाऊँ, कैंप लगा के बैठ जाऊँ। लोग सफ़र उधर करते हैं तो बारिश, ये खुदा ही आफत आती है। अगर पंजाब में आफत आती है तो इनका सोशल मीडिया, बदतमीज़ मीडिया जो इन्होंने रखा हुआ है, वो सारा चढ़ दौड़ता है। पंजाब को ऐसे समझते हैं कि जैसे पंजाब इनका दुश्मन हो, और ये लोग पूरी दुनिया में, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए खाना जंगी का ढोंग रचाया, IMF को लिखा खत कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, हम कर्जा वापस नहीं करेंगे। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी आफतें आनी चाहिए और नाउज़ुबिल्लाह ऐसे मसाइल हों तो पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो और हमारा एजेंडा हो। इनको कोई कौम के साथ सरोकार नहीं है। ये वक्त क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है, ये वक्त उन लोगों के साथ खड़े होने का है, उनके साथ जाके उनकी मदद करने का है। जैसे जुनैद साहब ने फरमाया कि गांव के गांव तबाह हो गए हैं और मुसीबत इतनी बड़ी आई है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान सोचता है कि क़यामत सुगरा वहाँ बर्पा हुई है। जो घरों में लोग बड़ी खुशी से रह रहे थे, उनको नहीं पता था कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है, और वही हो गया। तो हमें बीइंग एक कौम, हमें एक कौम बनना चाहिए। एक मौके, इस मौके के ऊपर ना तो सियासत चलती है, ना सियासत करनी चाहिए। वो ऐसी पार्टी है कि वो पाकिस्तान की ना खुशी में शरीक होती है, ना गमी में शरीक होती है। आप देखें एहतसाल कश्मीर मनाया गया तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। 14 अगस्त वाला दिन जो है वो पूरी दुनिया ने मनाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 14 अगस्त को उन्होंने अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट रख दिया। अब देखिए, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है। हर पाकिस्तानी, जी शऊर पाकिस्तानी वो सेलिब्रेट करना चाहता है। दुनिया के 5-6 मुमालिक ने इस मरतबा आपको जो कामयाबी मिली है, पूरी दुनिया देख रही है, भी किया जी, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया के साथ साथ आप देखें वो मुखालिफ। अच्छा उमर साहब, हम इसी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे ये भी जानूंगी कि हमारी पंजाब हुकूमत ने जो इस वक्त यहाँ पे भी बहुत सारे शहरों में अलर्ट्स जो हैं वो जारी हैं, तो पंजाब हुकूमत ने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार किए हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ उमर फारूक साहब भी हैं और जुनैद अनवर साहब भी हैं। जुनैद साहब, हमने मौसम के ऊपर भी बड़ी बात कर ली है। अच्छा मुझे बताइएगा कि बहुत सारी अशिया पंजाब में महंगी हो गई हैं, आपने देखा होगा, जिसमें चीनी, आटा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं, तो क्या मामलात हैं ये? बिल्कुल, महकमा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार जो रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के अंदर जो 17 अशियाँ हैं वो इस वक्त महंगी हुई हैं। और इन अशिया के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो है वो गोश्त, अंडे, उसके अलावा चीनी और सब्ज़ी और ये चीज़ें जो ख़ास तौर पर जो इस बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि आटा भी जो है वो अब महंगा होना शुरू हुआ, यानी गंदम भी। 17 अशियाँ इसमें शामिल हैं जो महंगी हुई हैं, जो महंगी हुई हैं, और 9 अशिया इसके अंदर सस्ती हुई हैं। सस्ती होने वाली चीज़ों के अंदर गुड़ शामिल है और ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि आम आवाम के लिए इस्तेमाल इनका कम है। तो ये एक लम्हा फ़िक्र है कि इस वक्त जो अंडे हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो 300 को छू रहे हैं कीमत फ़ी दर्जन अंडे। अभी गर्मी, हाँ जी, 290 और 296 रुपये इस तरह फ़रोख्त हो रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अभी गर्मी और अभी अंडों का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दियों में जब लोगों ने इस्तेमाल करने देखे, और हमारे यहाँ तो टेम्परेचर की चेंजिंग्स भी इतनी ज़्यादा आती हैं, हमारे लिए तो ये ज़रूरत है और वैसे भी एक ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है। चिकन का जो इस वक्त रेट है
वो इस टाइम मार्केट में 590 रुपये, 85 रुपये, 75 रुपये इस तरह से नहीं, लेकिन मार्केट में ये रेट है, लेकिन वो फरोख्त हो रहा है 600 से भी ऊपर। हाँ जी, और इसके साथ साथ जो 1 डे चूज़ा है जो मुर्गी का, वो इस वक्त 201 रुपये से लेके 210 रुपये का 1 डे का चूज़ा जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई की स्लैर पर बिल्कुल कि ख़ास तौर पर गंदम की बात की जाए कि जो किसान जब गंदम अपनी लेके बैठा था उस वक्त वो 1800 से 1800 रुपये में भी उसने फ़रोख्त की है गंदम, जबकि गंदम का जो ख़र्चा है वो 3000 रुपये उसको घर पड़ रहा था, क्योंकि महंगी पेस्टिसाइड, महंगी खाद, महंगा पानी उसने बेची। और अब जो है वो चूँकि अब वो किसान के हाथ से निकल कर गंदम मिडल मैन के पास आ चुकी है, और अब बड़े बड़े जो गोदाम हैं उनके अंदर वो गंदम स्टोर है, तो अब गंदम का रेट जो है वो महंगा हो रहा है। इस टाइम गंदम 2800 रुपये पे पहुंच चुकी है। अच्छा। मार्केट के अंदर जब फरोख्त हो रही है। वज़ीर आला ने वज़ीर आला ने वादा किया था कि जो किसान को रिलीफ देंगे, चले वो वादा तो पूरा ना हुआ, कम से कम उस आवाम को तो वो गंदम जो है वो सस्ती ज़रूर दें कि जिससे उसी किसानों से जो है वो आपने 2000 रुपये में, उसने 1800 रुपये में गंदम बेची और अब वो 2800 रुपये में आ गई है। फिर आप देखें कि हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, हमारे मुल्क की पहचान है ज़राअत, एग्रीकल्चर, और फिर जब जिन लोगों के पास ये राइट्स हैं, जो लोग उस एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई पॉलिसीज़ जनरेट नहीं कर रहे, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक लम्हा फ़िक्री है कि 80% जो आबादी है वो किसी न किसी सूरत में मुंसलिक ज़राअत पर, और पाकिस्तान की पहचान ज़राअत पर है। दुनिया की बेहतरीन एग्री प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान जो है तैयार कर सकता है और करता भी रहा है। मगर अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हुकूमत की ज़राअत पर तवज्जो ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हमारी कॉटन जो है वो, फारूक साहब बैठे हैं, वो हमें ज़रूर बताएंगे। हम बेशक फारूक साहब भट्टी साहब से इसका जवाब भी लेंगे कि हमारी जो कपास है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला खित्ता था, मगर अब कपास जो है हमें वो भी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। मतलब आपको टेक्सटाइल मिल्स के लिए आपको जो है वो बेलें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, सॉरी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो अब ये सूरत हाल है। गंदम की सूरत हाल देखें, ज़री मुल्क और आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़े। अच्छा, चीनी की सूरत हाल देखें कि हमारा जो काश्तकार है वो गन्ना लेके 3-4 दिन तक शुगर मिल के बाहर सूरत हाल इस वक्त चीनी मार्केट में। अच्छा, जिन लोगों ने, जुनेद मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आया कि लोगों ने जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, अब देखें जिन्होंने सोडा पॉइंट्स खोले हुए हैं, छोटे छोटे जिनका रोज़गार चल रहा है उन चीज़ों से, उनके पास चीनी है ही नहीं, यानी चीनी मार्केट में मिल नहीं रही, स्टॉक में नहीं है। तो ये भी बड़ी एक सिचुएशन वर्स्ट है। ये आप ये देखें ना कि पहले चीनी पाकिस्तान ज़र यहीं तैयार होती है, हमारा काश्तकार जो है वो गन्ना लेकर शुगर मिलों के बाहर खड़ा रहता है और वहाँ उसको अभी तक पैसे नहीं मिलते गन्ने के, जबकि चीनी जो है एक्सपोर्ट, पहले कहा जाता है कि चीनी बहुत ज़्यादा है, और यही शुगर मिल जो ऑनर्स हैं ये लिख कर देते हैं कि मुल्क के अंदर चीनी शॉर्ट नहीं होगी, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब उसी चीनी को इंपोर्ट किया, दुबई से इंपोर्ट किया जा रहा है। आप अंदाजा करें दुबई के अंदर कौन सी काश्तकारी है, कौन सी जो है वो शुगर मिल्स है। अच्छा, इसका जवाब हम, वजह ये है कि अपने गोदामों से निकाल के दुबई के गोदामों में रख के वापस वहीं से लाया जा रहा है, मंगवाई जा रही है, और आवाम को लूटा जा रहा है। और ये लम्हा फिक्रिया और हुकूमत की दानिश पे जो सवाल उठता है कि वो हुकूमत चीनी को कंट्रोल करने के बजाय वो बताते हैं चीनी का मुतबादिल इस्तेमाल करें। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे साथ। हम वेदर की क्योंकि बात कर रहे थे, तो हम वेदर कंडीशन जान लेते हैं आज की कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है, ताकि आप लोग अपडेटेड रह सकें। हमारे साथ हसन मलिक मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। मुल्तान शहर और गिरदो नवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से अबर आलूद दिखाई दे रहा है, आसमान पर स्याह बादलों का राज है, और सुबह सवेरे से ही हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद से मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज शहर के अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 85% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मुल्तान शहर में गुज़िश्ता रोज़ से बारिशों का स्पेल स्टार्ट हुआ है, ये आज तक तो इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा, बल्कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल सुबह तक वक्फे से मूसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से आइंदा 2 रोज़ तक मतला तो जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा, लेकिन ऐसा बारिश के इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे, जिसमें
सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन ऐसा सच बारिशों के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। इसी तरीके से उसके बाद से फिर 3 दिन के बाद से मुल्तान शहर का मतलब अबर आलूद होगा, जिसमें मूसलाधार बारिश भी होगी और 26 से 27 अगस्त तक मतलब इसी तरीके से रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और ये जो स्पेल है ये 26 से 27 अगस्त तक इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, आसमान पर स्याह बादलों का राज रहेगा और मूसलाधार बारिश होने की वजह से मुल्तान शहर का दर्जा हरारत भी नुमाया हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने वेदर की अपडेट्स दी। अच्छा, 26 से 27 अगस्त तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप लोगों ने प्लीज़ ख्याल रखना है अपना। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद इस मौजू पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। भट्टी साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं, तो चीनी का ख़ास तौर पे जो मामला है, जिन लोगों के छोटे छोटे कारोबार हैं चीनी से रिलेटेड, हर बंदा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये क्या मामला है कि पहले एक्सपोर्ट कर देना और फिर? मैडम, बात ये है कि हमारे यही अलमिया रहा है कि जो बड़े ताजिर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, मिल ऑनर हैं, वो वाक़या गवर्नमेंट को धोखा देते हैं। इस मरतबा पहली मरतबा बजट से लेकर अब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनकी मिलों के ऊपर क्रैकडाउन किया है, वहाँ पर लोगों को बिठाया है, FBR को बिठाया है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी की गई है। पहली मरतबा इनकी चीखें निकल रही हैं कि ये क्या हो रहा है। 18वीं तरमीम के तहत तमाम सूबों को ये अख्तियार हासिल है कि वो अपने सूबे के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट में आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हमने एक फ़ोर्स बनाई है जिसका पीरा नाम है, पीरा फोर्स बनाई है। और हमने पहले DCs के ज़रिए इनकी जितनी पंजाब के अंदर, यानी कि आप देख लें रहीमयार खां में थी, लिया में थी, मुजफ्फरगढ़ में थी, जहाँ जहाँ भी मिलने थी, उनके सारे स्टॉक को कब्ज़े में लेकर और उन मालकान के जो गलत फिगर दे रहे थे कि यहाँ पर चीनी मौजूद है, उनको ECL में उनके नाम डाले गए। ये पहली मरतबा है। लोग कहते हैं, देखिए ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है कि ये हुकूमत के खिलाफ भी जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस तरह करने लग गया है कि वो भी आवाम का खून छोड़ने लग गया है। हुकूमत का काम होता है, हुकूमत एक डायरेक्शन देती है। आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, कहीं चीनी 200 मिल रही है, 210 मिल रही है, और पंजाब के अंदर आपको 173 रुपये मिल रही है। और दुकानदार अगर नहीं देता, होलसेलर नहीं देता, तो मंडी के अंदर लोग वहाँ पर अंजुमन ताजरान और जो चीनी मिलों से उठाई जा रही है वो मंडी के अंदर सस्ते दामों दी जा रही है। 173 रुपये को इंश्योर किया गया है। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट, हमारी पंजाब गवर्नमेंट, हमने अपनी पंजाब गवर्नमेंट का हिसाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह 135 इनिशिएटिव हैं जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ली हैं। वो टोटल सोशो इकनॉमिक्स के लिए हैं, आवाम के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, दुकानदारों के लिए हैं, कारोबारी हजरात के लिए हैं। अच्छा जुनेद, आप हमें बताइएगा कि वो जिन मिलों का जिक्र कर रहे हैं अभी भट्टी साहब कि उन पे क्रैकडाउन भी हुआ है, FBR की टीमें भी बिठाई हैं, ECL में नाम डाले जा रहे हैं उनके, तो वो मिलें हैं किन की? वो मिले यकीनी तौर पर वो इस असम्बली में मौजूद है और भट्टी साहब के कायदीन में से भी उनका शुमार होता है, मगर इससे हटकर वो किसकी है, क्यों है, कैसे है, आम सादा सा सवाल ये है कि वो आम आदमी को इससे कोई परवाह नहीं है कि आपने कितने छापे मारे और कितने ECL में लोगों के नाम डाले। आम आदमी जो है इस वक्त 200 रुपये से ऊपर चीनी खरीद रहा है। वो क्यों खरीद रहा है? जबकि इस मुल्क के काश्तकार ने आपको गन्ना पैदा करके दिया था, आपने उसको जो है वो उसके गन्ने को भी जो है अभी तक उसको कीमत अदा नहीं की और वो अभी तक जो अपनी पेमेंट्स के लिए तरस रहा है, और आप 200 रुपये क्रॉस चीनी कर दें। सिर्फ ये भट्टी साहब से दरख्वास्त है, सिर्फ ये साइंस समझा दें कि अब वो दुबई से जो चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस साइंस के तहत जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब दुबई के अंदर कोई शुगर मिलें हैं, दुबई के अंदर गन्ना उगता है, दुबई का अंदर आपने कभी कोई ट्रालियाँ देखी हैं कि वो किसी शुगर मिल के बाहर शेखों की ट्रालियाँ लगी हुई हों? वो क्या साइंस है? और फिर आपने जब आपका हिसाब किताब इतना बेहतरीन था
कि आपने ECL में लोगों के नाम डाले थे, आपने जो है वो फैक्ट्रियों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा था, फिर ये हिसाब किताब, ये कैलकुलेटर किस तरह ख़राब हो गया कि जो है वो आपने इजाज़त पहले दे दी कि इतनी आप जो है वो एक्सपोर्ट कर लें, अब आप वही उसी तरीके से कह रहे हैं कि उसी चीनी को जो है इम्पोर्ट कर लें। अच्छा, फिर एक और चीज़, अभी आपने भट्टी साहब कहा कि 173 रुपये पूरे पंजाब में चीनी की फ़रोख्त जो है वो उसको मेक श्योर किया जा रहा है, जबकि अभी कल का वाक़या है कि मैंने अपने सामने, आप मुझे बताइएगा, आई गेस एक थैले में कितने किलो होती है चीनी? 1 किलो का वही बैग जो एक किलो 173 रुपये में आपको DC काउंटर से मिलता है शायद, और वो एक थैला आपको चीनी का 9,000 से ऊपर का मिल रहा है। देखिए मैडम, बात ये है, बीइंग ए कौम हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल बनती है। जब किसी चीज़ की शार्टेज होती है वो उसके अंदर हमारी आवाम भी शामिल हो जाती है। आवाम शामिल होती है। होता क्या है, मैं आपको खुद बताऊं कि एक दुकानदार के पास 5 दिन एक गट्टू लगता है, वो मेरे पास सिफारिश लेके आया कि जी मुझे 10 गट्टू चाहिए। भाई 10 गट्टू आपको क्यों चाहिए? पीछे कोई सैलाब आ रहा है, पीछे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा 5 दिन का, 1 हफ्ते का स्टॉक गवर्नमेंट के पास भी अगर हो ना तो वो पूरा साल चल जाती है। ये करते क्या है हम लोग, अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो हमने फौरी गाड़ियां लाइन में लगा के उनकी टैंकियाँ फुल करा लेनी है, अगर महंगा हो रहा है तो फिर भी हम लाइन में लगा के टैंकियाँ फुल करा लेंगे। ये हम कौम ऐसे हैं, हमारी कौम का एक कंसेप्ट बन चुका है। हाँ, आप कह रही थी ना अभी ये ड्रिंक कार्नर वाले कौन से गरीब हैं? ये 5 रुपए की ड्रिंक कार्नर की बोतल बनती है, 100 रुपीज़ की आपको बेच रहे हैं, वो आपको लूट रहे हैं। पेरा जो बनाया गया है हुकूमत के साथ साथ आवाम की जिम्मेदारी है कि वो हमें इंटीग्रेट करें। आप एक मोहल्लेदार, एक दुकानदार, 200 बंदे को रोजाना लूटता है और वो 2, 4, 10 लोगों को उधार देता होगा, बाकी तो सब नगद लेते हैं ना। वो 200 बंदा लूट रहा होता है एक दुकान पे जाके। मैंने मजिस्ट्रेट के साथ जाके हमने वहाँ पर रेड किया, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग भी करता हूँ, इंस्पेक्शन भी करता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट है, हमने आवाम को फैसिलिटेट करना है। वहाँ पर हम गए और मैंने उससे चीनी ली तो उसने कहा जी 185 रुपये किलो, राइट। जब हमने उसको पकड़ा, उसके ऊपर जुर्माना करने लगे, पूरे मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, छोड़ दें जी मेहरबानी करें, छोड़ दें जी मेहरबानी करें। अरे भाई, हमें तो नहीं लूट रहा, ये आप लोगों को लूट रहा है। अच्छा सुने, एक और चीज उसका क्या था, उसने कहा जी मुझे तो चीनी इतनी महंगी मिली है। भाई तुझे इतनी महंगी मिली है, तूने ली क्यों है? नंबर 1। दूसरा, नहीं लेगा, स्टॉक में मौजूद है, और लेने वाले के मेरे घर की 1 किलो चीनी मुझे ज़रूरत है तो मैं 10 किलो लेने जा रहा हूँ, 5 किलो लेने जा रहा हूँ। ये चीज़ें मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। कौम पूरी दुनिया में आप देख लें, कहीं भी हो, ज़रूरत की चीज़ उठाते हैं। दूसरे, अभी अंडे की बात हो रही थी ना, मैंने वो दौर भी देखा है पिछले 4.5 साल में कि इसी दौरान 35 रुपये का अंडा था, अब 22 रुपये का अंडा मिल रहा है। गर्मियों के मौसम में मुर्गी जो होती है उसकी ब्रीड भी कम होती है, उसके अंडे भी कम होते हैं और उसकी ग्रोथ भी कम होती है। सर्दियों में आप देखें इस्तेमाल मुर्गी तो निस्बत कम होता है। सर आप देख लें कि कहाँ मुर्गी बेचारी नहीं काम आ रही, ये तो आलू की तरह मुर्गी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। हम एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं, आप एग्रीकल्चर देख लें, कपास के पीछे पड़ गए तो सब ने कपास लगा ली, चावल के पीछे पड़ गए चावल लगा लिया, गन्ने के पीछे पड़ गए। भाई आप अपना इन्वायरमेंट को देखें कि आपका मुल्तान का इन्वायरमेंट क्या कहता है, यहाँ पर चावल होता है या नहीं होता, यहाँ कपास होती है या नहीं होती, यहाँ गंदम होनी है, कपास होनी है, क्या ना। हम लोगों ने, वही बात है, एग्री माल, किसानों की आपने बात की, किसानों के लिए मैं आपको अवेयर करता जाऊँ कि वज़ीर आला पंजाब ने एग्री माल पूरे पंजाब के अंदर बना दिए हैं। उसके अंदर एक ही छत के नीचे पूरे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर एग्री माल बन गया है, उसके डिवीजनल हेडक्वार्टर पे, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्री माल बना दिए गए हैं। वहाँ पर खाद जो 12,500 रुपये की आपको 13,000 रुपये की बोरी मिल रही थी, आज उसका 5400 रुपया रेट है। आप जाके इसका कौन सी खाद 5400 रुपये? DAP की कह रहे हैं आप बात, इसकी DAP की। DAP 5400 में नहीं है, महंगी सर। यूरिया को देख लें। अच्छा, ये चीजें 5500 रुपए, कितनी? 5500 रुपए की, 5300 की है ना, 5500, 2-100 ऊपर नीचे। तो सर बात ये है कि अगर 2 रुपए हुकूमत बढ़ा देती है तो चीखें निकलती है, अगर 7 रुपए कम कर देती है तो कहते हैं ये कोई मसला ये आ रहा है। एक बात मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगी, अभी आपने दुकानदार की बात की। पहली बात तो जिनसे वो लेते हैं दुकानदार, देखें अगर एक बंदा है, उसने दुकान का किराया भी देना है बैठ के, उसने अपना घर भी चलाना है उस दुकान से बैठ के। 60% से आवाम जो हमारी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गुर्बत हमारे मुल्क में इतनी आम है,
उसने तो अपना कारोबार चलाना है ना। अब उससे चीनी जब लेने के लिए लोग आ रहे हैं, चीनी से मैडम एक ऐसा नहीं है, देखिए दुकान, आज उसके पास चीनी लेने कोई बंदे 10 जाएंगे, आज उसके पास चीनी नहीं है, कल उसके पास लोग जाएंगे नहीं। इस दुकानदार के पास मैडम बात ये है कि एक परचून के दुकानदार के पास सिर्फ एक चीनी ही नहीं है, उसने वहां पर 110 आइटम बेचने हैं और सभी लोगों ने लेने हैं। अच्छा, ऐसे आइटम है जिनका उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का पता ही नहीं होता। आप देख लें कि मल्टीनेशनल कंपनियों की चीजें होती हैं, पेप्सी और कोक का रेट देख लें, लेज का रेट देख लें, और वहीं पर बैठे हुए वो 10 रुपए उस पर आप कोका कोला ले लें, 120 रुपए उसका कंपनी का रेट है, 170 रुपए वो दे रहा है दुकानदार, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कंपनी ना उसको पूछती है, क्योंकि कंपनी का काम है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट कराया कि जो प्राइस हमने लिखे हैं ये आपने मेक इंश्योर करने हैं, लेकिन कोई नहीं करता। ये इंश्योर इस तरीके से हो सकते हैं जब हमारे मुल्क में या तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो जाए या गुर्बत थोड़ी सी कम हो जाए। अब एक और चीज है, देखें जिस दुकानदार ने दिन रात फ्रीजर चला के बोतलें ठंडी करनी है और उसने फिर बेचनी है, अब हमारे गवर्नमेंट का क्या कसूर है जी? गवर्नमेंट का ये कसूर है, बोतलों में गवर्नमेंट का क्या कसूर है? मुझे ये बताएं। आप उनकी वकालत कर रही हैं दुकानदार की जो लूट रहा है, आप कह रही हैं जी इसमें गवर्नमेंट का कहाँ कसूर है? गवर्नमेंट ने उसको कहा है कि तुम बोतलें रखो और बेचो। चीजें जो हैं वो थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए, थोड़ी सी। देखिए आप ये देख लें, आप ये देख लें, ये आप देखिए मैडम हमारा राइट है, यूनिट पे अगर उसका फ्रीजर चला जाए तो वो कैसे वो चीज नहीं मैडम बात मिलेगा। ये है, देखिए अगर इस चीज को देखते हैं, एक चीज आपको नुकसान दे रही है, ये कानूनी तौर भी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है आप अगला कारोबार ढूंढें। अब एक बोतल के ऊपर बात हो रही है कि उसने फ्रिज चलाना है, अब पीने वाले ने फ्रिज का बिल तो नहीं देना, कंपनी ने बिल तो नहीं देना, कंपनी ने तो उसको कंपनी रेट पे बेचना है, वो ठंडी करके ना बेचे, गर्म बेच दे, वो खुद जाके बेच रहे हैं। हम भी, हमारे भी तो चौंचले हैं ना, एक जगह पे हमें जूस मिलता है 50 रुपए का, हम जाके कैंड में पीते हैं 250 रुपए का, फिर कहते हैं महंगाई है। इस महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? घर में एक मन गंदम आती है 2200 रुपए की, एक मन गंदम, एक मिनट, एक मन गंदम आती है 2200 रुपए की। मैडम मेरी बात सुने ना, 2200 रुपए की, और सर चलो आपके कहने पे 28 का, नहीं सर हम खरीदते हैं तो 2800 रुपए। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो गंदम खरीद रहा हो इस टाइम, जिसने गंदम खरीदनी थी उसने खरीद ली, हर गरीब अमीर आदमी ने गंदम खरीद ली है। अब गंदम वो खरीद रहा है, जुनेद साहब ये बात कर रहे हैं 2800 रुपए, ये वो खरीद रहा है जिसकी चक्की है, जिसकी मिल है, जिसने ग्रेडिंग करनी है। कोई कंज्यूमर जो है वो खरीद करने के लिए नहीं जा रहा। देखिए कंज्यूमर तो ले ही नहीं रहा ना, कंज्यूमर तो ले चुका सर। हमारे यहाँ कुछ लोग वो भी हैं जो महीने की महीने 10-10 दिन बाद आटा लेते हैं। मैडम मेरी बात सुने, कोई एक एग्जांपल दे दें मुल्तान शहर के अंदर को जो अगस्त के महीने में जाके गंदम ढूंढ रहा हो। आटा ले रहा है सर, वो आटा ले रहा है ना, तो आटा जो है बहावलपुर बाईपास पे आप देखें अभी भी हालात वहां पे क्या है, लोग आटा ले रहे हैं। क्या मैं पूरे पाकिस्तान की, सुने मैडम मेरी बात सुने, मैं खुद प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाता हूँ। पंजाब के 38 डिस्ट्रिक्ट मैंने विजिट किए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके नहीं कि ये मैंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने डीपली तौर पे मैं विजिट करता हूँ। सुबह उठ के मैं जाता हूँ, दोपहर को शाम को मैं देखता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। उस बंदे से तो चलो बंदा बात करे 2800 हो गई, चलो मुझे ये बताएं 2800 रुपए किलो गंदम हो गई है, 2800 रुपए का पिज्जा तो लोग लेके खा रहे हैं, उधर तो किसी को परेशानी नहीं है, उसमें 3 बंदे पिज्जा नहीं खा सकते, 2800 रुपए का पिज्जा आ जाता है। 2800 रुपए का, 2800 रुपए का एक रात का पिज्जा, और 2800 रुपए की गंदम लो, पूरा महीना गंदम खाओ। भट्टी साहब 2800 का पिज्जा मैं खा सकती हूँ, जुनेद साहब खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन वो आवाम जो 10-10 दिन का, 5-5 दिन का आटा या रोज की बुनियाद पे आटा लेके जाती है, वो 2800 का पिज्जा नहीं जी। मैं आपको बताऊं, जो बंदा रोजाना 1 किलो आटा लेता है, 2 किलो आटा लेता है, मैंने खुद 200 रुपए किलो आटा लिया लास्ट गवर्नमेंट में, अब 85 रुपए 83 रुपए किलो से ऊपर आटा हो तो मैं मुझे चौराहे पे खड़े होकर पत्थर मारे, क्योंकि आटा जो है गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है। रोटी 15 रुपए की है, अब रोटी लेने वाला का भी तो राइट बनता है ना। अब तंदूर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी 15 रुपए वाली लेनी है, 20 रुपए वाली लेनी है। अब एक बंदा आता है और किसी दिन 10 रोटियां देते, 20 वाली लगा दो। सर ये 20 की तरबियत कौन दे रहा है? रात की बात है, 15 की ये मैं आपको खुद अपना एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। ये रात की बात है कि मैं आ रही थी और मैंने रोटियां लेकर घर गई हूँ, कोई 11 बजे का टाइम था या 10:30 का टाइम था, उस वक्त मैंने 20 रुपए की एक रोटी खरीदी है। तो क्यों खरीदी है?
क्योंकि घर जाके बनानी मुश्किल थी। ये बात ये हुई ना, 15 रुपए की रोटी है, आप असिस्ट करेंगे, मैं असिस्ट करूंगा, दूसरा करेगा, चार नहीं सर, 4 लोग जाएंगे, 5 रुपए को 15 की देगा। जब हम खुद उसको 20 की दे रहे हैं तो फिर उसने देनी है। देखें 20 रुपए की खरीदना हमारी मजबूरी है। मैडम मुझे ये बताएं, दूध में पानी आसिफ जरदारी मिलाता है या शबाशरी मिलाता है? लाल मिर्चियों, देखिए लाल मिर्चियों के अंदर मिक्सिंग कौन करता है? देखिए मिक्सिंग कौन करता है? दही जो है, दही का रेट जो है 160 रुपए किलो, 240 रुपए शबाश की बेच रहा है। बात यह है कि आप मोहल्लेदार को, आप दूध लेने वाले को, गवाले को, किसी को कुछ कहते नहीं, यार दूध खालिस दे दे, भावे तू 240 250 ले ले, भाई आपके पास पैसे ही फालतू हैं तो आप 10 रुपए फालतू दे रहे हैं। जिसके बच्चे ने दूध पीना था उसका दूध भी आपने महंगा कर दिया। ये चीजें कौम बनती हैं और तब हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। ये ना हो कि चीज सस्ती हो तो कहो जेब से कर रहे हैं, महंगी हो तो प्रोटेस्ट कर दो। गवर्नमेंट तब चलती है जब पूरी आवाम साथ होती है। हमारा जो मेजर मसला है ना, हमारा गिला पिछली गवर्नमेंट से नहीं है, हम इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद है हमारी इस गवर्नमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट आपने देखी है, पिछले 16 माह जिस मुश्किल हालात में हमने गवर्नमेंट ली थी, पूरी दुनिया में ये कहते थे, वो खत लिखते थे IMF को। यही पिछले जो हुक्मरान थे जिन्होंने 3.5 साल 4 साल हुक्मरानी की है, उन्होंने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो। वो कर्जा भी मिला, रीशेड्यूल भी हुआ, पाकिस्तान की तरक्की भी हुई, अब आपके एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी कंट्रोल हम कर रहे हैं। देखिए एक चीज हो ना, एक तरफ जंग आपके ऊपर मुसल्लत की गई, दहशतगर्दी आपके ऊपर मुसल्लत की गई है, BLA और अपना आपके TLP ये कौन लाया? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किसने कराई? अमन सुकून हो गया था। सुकून के बाद उन्होंने क्या किया? 45,000 लोगों को अफगानिस्तान से बुलाकर यहाँ उन्होंने किसने बसाया? अब ये हालात आप बलूचिस्तान के देखें, KPK के देखें। 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया आपकी हुकूमत है। हमारी हुकूमत जो है अभी इसको 1.5 साल पूरा मुश्किल से हुआ है, ठीक है। इस 1.5 साल के अंदर आप देख लें कि रोटी जो 30 रुपए की बिक रही थी अब 15 रुपए की हमने किसान को भी जिबा, किसान को कोई जिबा नहीं किया। किसान को हमने फ्री ट्रैक्टर दिया है। किसान किसान को मिला है, मैं जितने भी किसानों को जानती थी उनको नहीं मिला। मतलब 1000 किसान 1000 ट्रैक्टर फ्री दिया है। बाकी जो है, जो मैडम मेरी बात सुने, 50 एकड़ से ऊपर जिसकी जमीन है उसने अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसको 10 लाख रुपए फ्री ट्रैक्टर सब्सिडी भी दी है। कॉलर लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद है ना, मैं सुपरिटेंडेंट रिटायर हूँ, वार्ड से मुजफ्फरगढ़ से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? ये साहब की तकरीर सुन रहा हूँ सारी, ये गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं बोल रहे। जिसके पास तो ज्यादा पैसा वो तो कैंट में पिज्जा भी खा लेगा, 20 रुपए की रोटी भी ले लेगा, सारा कुछ कर लेगा। ये जो 14 अगस्त गुजरे है, ये हमने हिंदुओं से, सिखों से जान छुड़वा ली, आजादी हो गया। मैं मुसलमानों से कौन जान छुड़वाएगा? इनसे कौन जान छुड़वाएगा हमारी? किसी ने तकरीर नहीं की, किसी ने टीवी पे नहीं कहा कि पूरे मुल्क में फलां मस्जिद में फलां जगह पर यौम शक्कर 2 नफर शुक्राने के अदा किए जाएंगे। झंडियां लग रही हैं, चढ़ा रहे हैं। 90% मेरे ख्याल बिजली चोरी हुई होगी। आप इनके महकमों का पिछले महीने का और इस महीने का बिल कंपैरिजन कर लें, सेम होगा, ठीक है ना। जिनको चाहिए था वहाँ गरीबों के कैंपों में जाते, उनको चावल देते, उनके हाथ में झंडा देते, उनकी दुआएं ले। सुप्रीडेंट साहब, दुआएं क्या लेते हैं? सुप्रीडेंट साहब चोरी करवाता कौन रहा है? अब आप रिटायर हो गए हैं तो कह रहे हैं चोरी हो रही है। आपके दौर में चोरी नहीं होती थी, आपके दौर में तो किसी को मीटर नहीं मिलता था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब के जो जारी करदा मंसूबे हैं, तमाम मंसूबे, उनके इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, काबिल तारीफ़ हैं जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं आम आवाम के लिए और नौजवान नस्ल के लिए भी। मुझे बताइएगा कि मुल्तान को कितना हिस्सा मिला है उनमें? देखें, क्रॉस दी बोर्ड पूरे पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने मेरिट पॉलिसी अपनाई हुई है। किसी जगह पे गवर्नमेंट के नुमाइंदों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप अपना घर अपनी छत के लिए एप्लीकेशन दें, मेरिट पे होगी। आप धीरानी प्रोग्राम में दें, मेरिट पे होगी। आप ट्रैक्टर स्कीम पे दें, मेरिट पे होगी। आप एग्रीकल्चर कार्ड पे दें, मेरिट पे होगी।
आप सोशो इकनॉमिक्स में जाएं, सोशो इकनॉमिक्स की ट्रेनिंग हो रही है। अब घर घर जाके हर घर, अमीर गरीब हर घर का डेटा लिया जा रहा है। ठीक है। और उसमें जो गरीब लोग हैं उनका भी डेटा होगा, जो मजदूर हैं माजूर हैं उनका भी डेटा आएगा, और जो मजदूर हैं उनका भी डेटा आएगा। ये पहली दफ़ा पंजाब की गवर्नमेंट ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारी उसमें अब देखा जाए तो कहते हैं जी 12 करोड़ आवाम है, 15 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है पंजाब में। इसीलिए गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट के पास कोई सही फिगर नहीं होते, तो इसीलिए फिर औने पौने ये सारे काम हो जाते हैं। एजुकेशन आप देखें, स्कूल जो हैं हमारे, आप ये देखें कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर 1200 स्कूल जमात इस्लामी ने लिए हैं। ठीक, प्राइवेटाइज जब किए जा रहे हैं उनको प्राइवेट करके हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं। BHQ जितने पंजाब के अंदर हैं वो क्रॉस दी बोर्ड मेरिट के ऊपर दिए जा रहे हैं। आप भी अप्लाई कर सकती हैं, आप स्कूल भी अप्लाई कर सकती हैं। पहले ये था कि कोई NGO ले, अब ये है कि जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट एक स्कूल अप्लाई करे, हाई स्कूल करे, मिडिल करे, प्राइमरी करे, वो ले सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन जो है स्टूडेंटों के लिए वो उसके लिए फ्री, और उसको जनाब बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर उनको पे भी किया जा रहा है। स्कॉलरशिप दी जा रही है, मोटर बाइक दी जा रही हैं, लड़कियों के लिए मोटर बाइक दी गई हैं। जितनी दरखास्तें आई थी हमारे पास 15,000 दरखास्तें आई थी। 15,000 की 15,000 मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि ये बच्ची हैं, ये बेटियाँ हैं, इनके लिए कोई कुरअंदाजी नहीं होनी चाहिए, टोटल की टोटल इनको दे दी जाए, वो दे दी गई हैं। ठीक है जी भट्टी साहब, कॉलर है लाइन पे, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। ये उमर फारूक भट्टी साहब गवर्नमेंट की सारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ, मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि जो आदमी गंदम खरीद रहा है और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी। भाई आपका जरी मुल्क है, आपने DAP कहाँ सस्ती की, आपने पेस्टिसाइड कहाँ सस्ती की, आपने यूरिया कहाँ सस्ती की, आपने आम आदमी की खरीदारी के लिए जो एक तो हम टैक्सेस जो दे रहे हैं वो टैक्स कहाँ जा रहा है? हमारे टैक्स के पैसों से ये गवर्नमेंट चलती है, हमारे टैक्स के पैसों के आपके ये जो शराफिया की तरफ जाता है, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कहाँ से पैसा मिलता है? आप कह रहे हैं कि ये कहाँ कर दिया, आपका जरी मुल्क का तबाह करके रख दिया आपकी पॉलिसियों में। मैं तो इतफाक नहीं करता। आपका जो बजट था, आपके बिजली के बिल, मेरा अपना घर का बिजली का बिल 18,000 से 37 से 58,000 हुआ है, और वही कंज्यूम कर रहा था, एक्स्ट्रा नहीं हुआ। ओवर बिलिंग हुई है अरबों रुपए की। आपके IPP के गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं दे सकता, और आप कहते हैं जी आपने सब कुछ अच्छा कर दिया। पेट्रोल आपका दुनिया में सबसे महंगा है, आपकी पेस्टिसाइड आपका जो है DAP सबसे ज्यादा महंगा है। आप इसमें तो कोई कंट्रोल नहीं। और जवाब लेते हैं आपका, जवाब लेते हैं आपका। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी भट्टी साहब, मुख्तसर सा जवाब इसका दे दें। मैं इनका जवाब ये देना चाहता हूँ कि बिल को तो ये काउंट कर लेते हैं कि 37,000 बिल आया है। इन्होंने ये देखा है कि इनके घर AC कितने लगे हुए हैं, इन्होंने कूलर कितने चलाए हुए हैं, इन्होंने कितने पंखे एक एक कमरे में लगाए हुए हैं, ये लाइटें कितनी जलाते हैं, इनको कितना मुल्क का ख्याल है कि मुल्क देखें, मुल्क के अंदर रहने के लिए कुछ खुद भी अपने आप को तैयार करना चाहिए आवाम को। बिल हमने बेबहा चलाना है, मोटर पानी वाली हर वक्त चलानी है, नहाने के लिए एक ने जाना है तो मोटर चला देनी है। देखें जो कौमें होती हैं वो इस चीज़ को काउंटेबिलिटी की जाती है। आप कहें कि हम लोग जो है बेलगाम फिरते रहे, हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, हुकूमत आपको डिलीवर कर रही है। हुकूमत की डिलीवरी के ऊपर देखें, खाद भी मिल रही है आपको, बीज भी मिल रहा है। खाद भी नहीं मिलती थी, बीज नहीं मिलता था। ठीक है सर, वक्त हमारे पास कम है, वक्त बहुत कम है। अच्छा, हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, एक्चुअली करना चाहिए हुकूमत को, गलत पॉलिसियां तो करनी चाहिए। टैक्स पेयर है वो जानना चाहता है कि हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े अहम टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस किए हैं। जुनेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा साथ दिया और बड़े अहम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बड़े अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। आज का बच्चा ख़ास तौर पे चीज़ों को जो लेट अंडरस्टैंड करता है, उस मौजू पर हम बात करेंगे। बच्चे जो हैं वो मेंटली तौर पे
कब हमें पता चल सकता है कि दे आर रियली डिस्टर्ब या वो किसी भी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हैं, ये भी जानेंगे हम, सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आजकल आप देखें बच्चे बड़े, जब हम बच्चों की बात करते हैं, इसी के साथ साथ बड़ों की बात करें तो तमाम लोग मैदे के मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। तो हम उस मौजू के ऊपर भी बात करने वाले। मेहमानों का तारुफ करवाते चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम हाशमी साहब जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं हकीम जावेद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छा। मुझे नसीम साहब ये बताइएगा कि आप चूँकि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते भी होंगे कि बच्चों के अंदर ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बताएं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। एक इंतहाई अहम टॉपिक है क्योंकि इसी पे ही बच्चे की बेस बनती है, उसका फ्यूचर बनता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है। जैसा कि इसका नाम से ज़ाहिर है, लर्निंग का मतलब है सीखना, और डिसेबिलिटी की काबिलियत ना होना, यानी कि सीखने की काबिलियत इसमें ना होना। इसको हम आसान अल्फाज में यूँ कहेंगे, जब हम एज ए साइकोलॉजिस्ट इसको देखते हैं तो हम बच्चे में वो अलामात देखते हैं कि वो सही तरह सीख रहा है कि नहीं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, जो भी उसके सीखने के मराइल है, जैसा कि उसका खाना पीना है, जैसा कि उसकी स्टडी है, उसका खेल है, दूसरों को फॉलो करना, अपने जो उसके दोस्त होंगे बच्चे के, अगर वो अपनी रोज़मर्रा की इन तमाम चीज़ों को ठीक तरीके से सरअंजाम दे रहा है तो वो एक नॉर्मल होगा। अगर उनको इसमें मुश्किलात आ रही है बच्चे को, मुश्किलात क्या आ सकती हैं? हाँ, मुश्किलात ये होती हैं कि अगर हम बच्चे को शनाख्त करना, बेसिक होता है बच्चा हर चीज़ की शनाख्त कर ले, मगर वो पानी को अगर वो पानी ही कहता है तो इसका मतलब है नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो मोबाइल फ़ोन को कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन ही है, उसको कोई और गैजेट या खिलौना नहीं समझता, तो इसका मतलब है नॉर्मल है। अच्छा, बच्चे को जब ABC सिखाई जाती है या उसको काउंटिंग सिखाई जाती है, अगर आपने जिस वे से उसको सिखाया है, अगर उसने उसको अडॉप्ट कर लिया है तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है, वो डिसेबल नहीं है। अगर बच्चा उसको उस वे से अडॉप्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा, तो वो हम उसको डिसेबल कहेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें बाकी इसकी अलामात यही होती हैं कि उसको सही तरह से काउंटिंग नहीं आती, उसको चीज़ों की समझ बूझ सही तरह से नहीं होती। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वो कौन सी हैं? जी, इसमें जो वैसे तो बहुत सारी हैं, जो मेजर हैं वो 3 किस्म की हैं। पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में होता है कि बच्चे को लफ्ज़ों की पहचान नहीं होती, ठीक है, लफ्ज़ को सही तरह पढ़ नहीं सकता और उसको पहचान भी नहीं सकता कि फ़र्ज़ किया यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो वो उसको समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान लिखा हुआ। अच्छा, एक तो होता है न्यू जो स्टडी में आया बच्चा, उसको तो वैसे समझ नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं डिसेबल बच्चे की। डिसेबल बच्चा वो होगा जिसको हमने बारहा समझाया है, बारहा उसकी प्रैक्टिस कराई है, लेकिन वो फिर भी उसे याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम डिसेबल कहेंगे। तो ये पहली किस्म इसकी डिसलेक्सिया है। दूसरी है डिसग्राफिया, यानी कि उसमें होता है कि बच्चा सही तरह लाइन नहीं डाल सकता, यानी कि एक वर्ड को लिखना है, अगर हम उसको कहते हैं कि 1 लिखे तो वो सीधी लाइन के बजाय टेढ़ी डाल देगा। अगर हम उसको कहें जी, अच्छा, वो भी एक स्पेसिफिक एज के बाद नहीं, ये हाँ यूँ कह सकते हैं कि ये नहीं कि आप घर में अगर छोटा सा बच्चा है, साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, अगर वो नहीं, आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर। हाँ, ये तो एज के साथ साथ जब वो इस एज पे आएगा कि वो पढ़ने लिखने के काबिल हो सकता है। अच्छा, छोटे बच्चों में ये तो बात होगी ना पढ़े लिखने की बात, इससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी हो सकता है। अच्छा, उनमें और सिम्टम्स होंगे। क्या? मसलन अगर हम बच्चे को कहें कि ये गिलास आप उठा के इधर रख दो, वो उसको उठा के वहीं रख देगा, उधर नहीं रखेगा, यानी कि ये उसने एक एबनॉर्मल एक्ट किया है ना, वो उस बात को समझ नहीं रहा, ठीक है। हम उसको कहें कि जी दाएं हाथ से खाना है, वो फिर बाएं हाथ से खाए, मतलब वो पढ़ाई के अलावा हट के जो उससे पहली उम्र के बच्चे हैं
ठीक है, उनमें जो उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें अब नॉर्मलिटीज़ शो करेगा। अच्छा सर, ये मसला क्या पैदाइशी होता है बच्चों में, या फिर बाय टाइम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या पेरेंट्स की तवज्जो कम होने की वजह से? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि अटेंशन पेरेंट्स की कम है तो बच्चे ने तवज्जो नहीं दी, क्या ये वाले मामलात हैं, या फिर पैदाइशी बच्चा है, बाय बर्थ जो है वो बच्चा लर्निंग डिसेबल है? जी, ये ज़्यादातर जो है बाय बर्थ देखा गया, अच्छा, जेनेटिकली होता है। लेकिन सर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों पर तवज्जो कम देते हैं, या घर में जैसे अगर 3-4 बच्चे हैं तो उन 3-4 बच्चों में आप देखें एक बच्चा जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसे डरा सहमा सा नज़र आएगा। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ आगे। पहले जो इसकी वजह है ना वो जेनेटिक है, यानी कि विरासती भी होता है बाय बर्थ। दूसरे नंबर पे अक्सर ये हो जाता है कि डिलीवरी के वक्त अक्सर अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ओके, तो ये उस टाइम भी हो जाता है। इसके बाद उसकी बाद की लाइफ है, यानी अगर बाय बर्थ भी नहीं हुआ, डिलीवरी के वक्त भी नहीं हुआ, तो बाद में भी हो सकता है। उसमें फिर ये हो जाएगा कि उसके वालिदैन का अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है, उस पर तवज्जो नहीं है बच्चे पे सही तरह, या इसके अलावा जो हमने वजूहात देखी हैं उसमें हेड इंजरी भी हो सकती है, कोई ऐसा ट्रामा हो गया बच्चे के साथ कि उसके ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाला उसके अंदर डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ठीक है, यानी इनहेरिटेड भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन जो रीज़न बन सकते हैं सिर्फ इस एक चीज़ की। और देखें ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की जो इग्नोरेंस है, वालिदैन की जो इग्नोरेंस है, उसकी वजह से आप एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि वही उसकी बेस बन रही होती है, वहीं से जो उसने सीखना है वो सारी ज़िंदगी उसके काम आना है। अगर वहीं से ही हम मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे तो पेरेंट्स कैसे जज कर सकते हैं कि इस बच्चे में कौन सी ऐसी जो मेजर सिम्टम्स हैं वो देख के मैं डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, आप रेकमेंड करते हैं? जी, ये वालिदैन में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनमें अवेयरनेस होगी तो ही वो उसको ठीक कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे के जो वालिदैन हैं वो देखेंगे बच्चा उनकी बात को सही तरह फॉलो नहीं कर रहा, मतलब जो उनकी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चे को वो उनको सही तरह फॉलो नहीं करता, उनके ऊपर वैसे अमल नहीं कर रहा, बार बार समझाने के बावजूद भी बच्चा उस तरफ नहीं आ रहा, तो वालिदैन को समझ जाना चाहिए कि ये इसमें कोई डिसेबिलिटी है, लर्निंग या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, यही अलामात हमें फर्स्ट टाइम में शो होती हैं। दूसरा होता है स्कूल में टीचर को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो देखता है अगर बच्चे को एक होमवर्क दे रहा है या उसको हैंड राइटिंग को सही करा रहा है तो बच्चा सही नहीं कर रहा, बारहा समझाने के बावजूद टीचर उससे तंग आ जाता है कि ये बाकी बच्चों से पीछे क्यों है। तो इस अलामत पे भी जो है वो फ़ौरन उनके वालिदैन को बताए टीचर, ताकि वो साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकें। ठीक है जी, जावेद साहब आपकी तरफ आऊँगी, पहले हमें गाइड कर दें कि निज़ाम हाज़मा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है ये हमारी बॉडी में? हमारा मैदा जो है ना, पहली बात तो ये है कि हमारा मैदा हमारी बॉडी का अहम पार्ट है। हम जो चीज़ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सबसे पहले मैदे में जाके बिल्कुल फिर आगे जाके उसकी सप्लाई लेने चलती है, या इसको हम एक किस्म का ग्राइंडिंग मशीन भी कह सकते हैं। क्यों जब खुराक खाई जाती है तो वो सारा हर चीज़ वो उसमें से तहलील हो के वो जाती है, हजम होती है। दूसरा ये है कि भाई इसमें मेन चीज़ जो आ जाती है, हम हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगे तो वो जल्दी ग्राइंड होके हजम हो जाती है। अगर सख्त ग़िज़ा खाएंगे तो वो ऐसा 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 फिर उसके ऊपर तह जमती जाती है, ठीक है ना, वो हाजमा उसका ख़त्म हो जाता है। फिर मिर्च मिसाले वाली चीज़ें जो हैं वो मैदे को ख़राब कर देती हैं, वो भी हजम का निज़ाम जो है ना वो सारा डिस्टर्ब कर देता है। ख़ास तौर पे जो आजकल फास्ट फूड वाला सिस्टम है तो ये मैदे को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, इससे अल्सर हो जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है। जावेद साहब आपसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी हमारी फैमिली में एक छोटी सी बच्ची है, उसकी एज होगी 4-4.5 साल तकरीबन। उस बच्ची को जब उसका बुखार कम नहीं हो रहा था, उसको नौजिया कम नहीं हो रहा था, तो उसके बारहा टेस्ट करवाने के बाद और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे जो टेस्ट हुए उसके बाद पता चला कि बच्ची की इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। और वो इन्फेक्शन किस वजह से है
कि ये जो स्नैक्स हम खाते हैं, पापड़ खाते हैं बच्चे, गंदे जूसेस पीते हैं जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इन सारी चीज़ें खाने की वजह से अब वो बच्ची बेचारी आईसीयू में है। आप देखें हम अपने कौम के बच्चों के साथ, अपने मुल्क के बच्चों के साथ क्या कितनी लापरवाही से पेश आ रहे हैं और वो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हैं। नहीं, आप बच्चों को छोड़ें, हम भी जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हर चीज़ हम रेडीमेड जाके ले रहे हैं, मिसाले, मिर्च, गरम मसाला, वो सारा केमिकल ही ले रहे हैं ना हम। जब हमारे बुजुर्ग होते थे, हम ताज़ा चीज़ लेकर आकर उसको पीस कर इस्तेमाल करते थे, तो उस वक्त ये बीमारियां भी कम हो जाती थी। बिल्कुल। अब इसके साथ ये है, इसके साथ फिर मैदे का अल्सर शुरू हो जाता है, मैदे में जख्म शुरू हो जाते हैं, या जो हम कोई ऐसी खुराक ले लेते हैं, मैदे में खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत फिर शुरू हो जाती है, मैदे में अंतड़ियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा सर, अभी आपने कब्ज़ का नाम लिया, कॉन्स्टिपेशन जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन बीमारी और बाकी बीमारियों की वजह है ये वजह। तो मुझे बताइए ये है क्या, इसको आम अल्फाज में हम कैसे समझ सकते हैं? लेकिन इससे पहले कॉलर लाइन पे कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दें। हेलो। जी जी, आवाज आपकी सुन पा रही हूँ मैं, आप टीवी की आवाज को बंद कर दें। जी, ये मसला बताना चाहिए कि मैदे में तकलीफ है बहुत ज्यादा। जी बताइए। मैदे में तकलीफ है बस बहुत ज्यादा, कभी कुछ खाओ ऐसे बाजारू चीज तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हकीम साहब, इसकी मैदे की तकलीफ है उन्हें, मैदे की तकलीफ है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ठीक है ना। एक तो मैदे में अल्सर की वजह से पेन हो जाता है, दूसरा सफरा की वजह से, कड़वाहट की वजह से, वो हर चीज़ जो चीज़ मैदे में जाती है वो उलट जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से फिर उसकी अद्वियात जो है ना, हाँ, तो आप ऐसे हम आपको कोई दवाई रिकमेंड नहीं कर सकते या कुछ भी हल नहीं बता सकते जब तक आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह आप अपने करवाएं, डॉक्टर से रुजू करें। टेस्ट होने के बाद पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है वो आपको दवाई या कुछ कोई भी चीज़ रिकमेंड की जा सकती है, बगैर किसी चीज़ को या बगैर किसी प्रॉब्लम को जांचे हुए हम कोई दवाई रिकमेंड नहीं कर सकते। जवारिश कमूनी के नाम से आम मार्केट में हर कंपनी उसको बनाती है, वो हमारी एक किस्म की एंटीबायोटिक हो जाती है, ठीक है ना। आपको जो भी मैदे का प्रॉब्लम है आप वो फौरी तौर पे यूज़ करके उसको रिलीफ दे सकते हैं, फिर आप उसके प्रॉपर टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, के पास जाके वो बताएं, ठीक है, वो ठीक हो जाता है। अच्छा हकीम साहब, हम कब्ज़ की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन जो एक टर्म है ये सबसे बड़ी वजह है बाकी बीमारियों की, तो हमें आम जुबान में समझाएं कि ये है क्या, किस वजह से होती है? अपनी ज़बान में तो उम्मुल अमराज कहते हैं, ये तमाम अमराज की माँ है। अच्छा, इसमें से ही सारी बीमारियां जो है ना, क्योंकि जब तक आपके अंदर जो खुराक है सही तरीके की हज़म होकर आपका बदन का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्ट में नहीं शामिल होगी, तो उस वक्त क्या होगा? उसका ये होता है कि हर चीज़ आपकी वहीं जाम हो गई है अंतड़ियों तक, ठीक है। उसमें जो चीज़ भी जा रही है वो वहीं तय जाती है। जब तक आप उसके लिए लिक्विड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली आप इसको जो है ना सिंपली, ठीक है, इसी पे हम मजीद बात करेंगे हकीम साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की, जो एक बड़ा अहम मसला है आज के लोगों का। जी हकीम साहब बताइएगा, आप डिटेल्स बता रहे थे। इसका ये होता है कि जब हम खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम उसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जब तक पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जब मैदा अंतड़ियों की खुश्की या दूध का इस्तेमाल, रात को दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम अपने मतलब डाइटिंग जो है ना उसके चक्कर में होते हैं कि वह मोटापा ना हो जाए, तो उस वजह से ये सारा मैदा हमारा कार्बोरेटर जो है ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक कार्बोरेटर हम सही नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये कुछ नहीं होगा।
सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे हम। हकीम साहब, क्या जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये भी वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, तो फिर क्या हल है इसका? उसका ये हल होता है ना कि हम इन चीज़ों से वैसे दूर रहें, इन चीज़ों से वैसे ही दूर रहें, न टेंशन भी क्या ना लें। खुराक हम ले सकते हैं? हम खुराक सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें, बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें उसको। किसी चीज़ की ज़्यादती और कमी दोनों नुकसान दे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखें। पानी का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल भी करें, चाहे आप उसकी मलाई हटा के एक और टोटका था जो मुझे पता था, लेकिन मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी, आप बताइएगा क्या ये चीज़ दुरुस्त है या नहीं है, इसलिए मैं जिक्र भी कर रही हूँ। जब एक छोटा बच्चा या न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो उनको कॉन्स्टिपेशन होती है या कब्ज़ की शिकायत होती है, या कोई 3-4 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा, तो माएँ क्या करती हैं कि जो उसकी मदर होती है बच्चे की, वो सौंफ कुछ चबाती है और चबाने के बाद उसके जो 1-2 रस के कतरे होते हैं ना, वो बच्चे को पिला दिए जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि उससे अफादियत होती है। वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ कि क्या ये चीज़ ठीक है? बिल्कुल सही है। मैदा की जब तक बच्चे का मैदा सही नहीं होगा उस वक्त तक बच्चे की ग्रोथ भी सही नहीं होगी। और उस वक्त पता है क्या, जब माँ फीड कर रही है ना उसको, तो फिर उसमें माँ की डाइट जो है ना उसको ठीक करना चाहिए। माँ उसमें बदपरहेज़ी करेगी, उसके असरात बच्चे में आ जाएंगे। अगर वो गर्म चीज़ खा रही है तो बच्चे को मोशन लग जाएंगे। तो इस वजह से माँ को जो है ना वो सही बहुत ज़रूरी है। किम साहब, एक कॉलर लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस अब्बास है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आपकी ये है कि मेरे शौहर को ना कब्ज़ रहती है बहुत ज़्यादा, तकरीबन कोई 1.5 महीने से। अच्छा। तो उस कब्ज़ के होने की वजह से ना इनके जो खाने का निज़ाम है वो भी सारा तब्दील हो गया है। उनको जो उनसे ना यानी वही इस समय ना गिल्टियाँ बन रही हैं, एक बाजू पे है और एक बैक कमर पे। तो आपने डॉक्टर के पास नहीं गई आप? डॉक्टर के पास गए थे हम लोग, तो उन्होंने बस मेडिसिन दी है, वो खाई है। उसके बाद जो उनसे ना तकरीबन 3-4 दिन सही रही है, फिर उनको वही अलामात होने लग गई, वही कब्ज़ होने लग गई है, सीने पे जलन है, मैदा उनका जो उनसे ना कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हकीम साहब, कोई हल बता दें। सना मक्खी का इस्तेमाल करें। ठीक है। आधा चम्मच रात को सोते हुए। ठीक है। तो ये मैदे का ये सारा मसला और कब्ज वाला मसला ठीक है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सना मक्की का इस्तेमाल करें। सना मक्की का इस्तेमाल। हकीम साहब, एक और सवाल है। 6 साल का बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन है और वो बारहा डॉक्टर से इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करना चाहिए? उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज़ करवाएं। अच्छा, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करवाएं, यानी ठंडी चीज़ें बजाते खुद जो ठंडी होती हैं या इनकी तासीर ठंडी होती है? इनकी तासीर भी ठंडी होती है या बजाते खुद भी ठंडी होते हैं, जैसे बोतलें हैं हर चीज़। ठीक है ना। जो गर्म चीज़ होगी वो जाके हर चीज़ को तहलील कर देगी, जैसे गरम दूध हो गया। हाँ जी, गरम पानी हो गया, गरम दूध हो गया। या अगर बच्चा जिद कर रहा है बोतल पे, तो बोतल जो है ना उसको ठंडी बिल्कुल ना दें, नॉर्मल करके फिर वो 2-4 मतलब एक घूंट पी ले उसके, तो ठीक हो जाएगा। मेन उसका यही है कि नीम गर्म दूध जो है वो उसका इस्तेमाल करें। या घर में पक्की बना के रख ले बंदा, सौंफ, जवैन, सफ़ेद ज़ीरा, ये 3 चीज़ें जो है ना ये पक्की बनी पड़ी हो, जब भी बच्चे के उसमें हो तो थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करवा लें। दूध में इस्तेमाल करें या पानी में इस्तेमाल करवा लें। कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो फिर कौन से बड़े मसाइल पैदा कर सकती है? वो बहुत सारे मसाइल ये पैदा कर सकती है। एक तो आपका हार्ट का मसला जो है वो उसमें आ जाएगा। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि जब गैसेस बन जाएंगे ना, तो फिर खून के दौरान वो गैस भी साथ साथ सर्कुलेट हो जाएगी। जब वो दिल की तरफ जाएगा तो कलार्स जो दरमियान में जब गैस का आएगा ना, वो एकदम वो डॉक्टर कहते हैं जब ECG में भी वो देखो जी ये वाल बंद हो गया। हालांकि वो गैस वो बंद होता ही नहीं है। जब वो गैस खारिज हो जाती है तो खून का दौरान सारा ठीक हो जाता है।
एक तो ये हो जाता है। दूसरा लेकिन सडन हार्ट अटैक्स भी तो होते हैं फिर। हो सकता है, अगर गैसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं तो फिर भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल भी। तो कॉन्स्टिपेशन क्या दिमागी सेहत पर भी असर डालती है? बहुत ज़्यादा। जब एक बंदे को कब्ज है तो उसका ये है कि वो टेंशन में रहेगा, गुस्से में रहेगा, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, तो उससे भी मसाइल पैदा होंगे। और जिगर का मसला भी इसी से हो जाता है, क्यों खून अगर सही तरीके का बनेगा नहीं और खून पहुंचेगा कैसे? हाँ, जिगर जो है वो सही तरीके का काम नहीं करेगा, फिर हेपेटाइटिस बी, सी, ये तमाम बीमारियां, यानी इस तरफ चला जाएगा। एक बीमारी की वजह से आपको हजारों और बीमारियां जो कि बड़ी हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि हम इसको उम्मुल अमराज कहते हैं। उम्मुल अमराज इसलिए मसाने के मसाइल पैदा हो जाते हैं, गुर्दे के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो बड़े स्वेर मसले पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे मसले पैदा होते हैं इसी से। ठीक है डॉक्टर नसीम साहब, आपकी तरफ लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे। हम लर्निंग डिसेबिलिटी के टॉपिक को इसलिए भी डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। आपसे सवाल मैं करूंगी आईक्यू के हवाले से कि क्या आईक्यू क्या ताल्लुक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी से, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि आईक्यू का यानी जहानत का डायरेक्टली कितना ताल्लुक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी से। जी, इसमें हमने देखा है कि आईक्यू का लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। जहानत और चीज़ है और लर्निंग और चीज़ है। अच्छा, एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे पास काफ़ी टाइम से लाइन पे, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी की आवाज़ काइंडली बंद करें और फिर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? आपकी, मेरा नाम नेहा है। जी नेहा, बताइएगा क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे दो बेटे हैं, ये दोनों जो उनका ना नाखून और ये जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये प्लास्टिक, रबर, पेंसिल की जो छिलके होते हैं, ये तमाम खा जाते हैं। खाते हैं? ठीक है जी, खा लेते हैं ना। ठीक है। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलिए ठीक यहाँ है। आसपास जो डॉक्टर हैं उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि आप इसका ना प्रॉपर चेकअप कराओ। ठीक है। और इंतहाई कमजोर, जो मेरा बड़ा बेटा है 7 साल का, वो इंतहाई कमजोर हो गया। उसको सीने से ना पसलियां दिखाई देने लग गई हैं, यानी मांस है ही नहीं। चले ठीक है, अभी हमारे पास हकीम साहब भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, दोनों से हम पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। जी, ये जो इनका इशू है, ये मट्टी, चाक या ये रबर खा लेना, हाँ, और पेंसिल का जो शॉप करते हैं वो चीज़ें खा लेना, ये होता है ऐसे बच्चों में जिनमें कैल्शियम की कमी हो। दूसरा, ये एक ईटिंग हैबिट होती है जो मतलब गलत तरफ चली जाती है। तो आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में ख़वातीन मट्टी का इस्तेमाल करती है। ठीक है, वो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो होता है, क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग शुरू हो जाती है ऐसी चीज़ों की। तो इनके बच्चों में कैल्शियम की कमी होगी लाजमी, तो उनमें ये इशू आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। वो उसके लिए प्रॉपर उनकी कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें। और ठीक है हकीम साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, यही डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, ये मिट्टी खाने से ये क्या खुराक क्या वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकती हैं? उनको कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, कैल्शियम की गोलियां लेकर नहीं, सप्लीमेंट्स तो एक और चीज़ हो गई ना। तो आप खुराक ऐसी बताइए कि कौन सी ऐसी खुराक है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए? दूध का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे अच्छा तो नहीं है। अंडा इस्तेमाल करा सकती हैं उनको। ठीक है, जब अपना दूध का इस्तेमाल कराएं। ठीक है, चलें ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि टीचर्स को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं या बच्चा एबनॉर्मली एक्ट कर रहा है।
तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो टीचर्स को देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा डिसेबल है, तो हमें इसके पेरेंट्स को बताना जो है वो ज़रूरी है? जी, लर्निंग डिसेबिलिटी में जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं वो होता है उसका स्टूडेंट में लिखना, पढ़ना और उसको समझना। ठीक है। अगर एज ए टीचर कोई फील करता है बच्चे में कि वो बच्चा सही तरह से लिख नहीं पा रहा, जो उसको लिखवाया जा रहा है वो उसको गलत लिख रहा है, या जो उसको समझाया जा रहा है वो गलत समझ रहा है, ठीक है, तो वर्ड्स की पहचान नहीं हो रही होती बच्चे को। ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, ठीक है, उसमें वो दिखाते हैं बच्चे को ना वर्ड्स हिलते हुए नज़र आते हैं। हाँ, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का ही पेशेंट होता है ऐसा बच्चा। तो टीचर्स जो है वो सबसे पहले उसको फील कर लेता है कि ये बच्चा क्लास में बाकी बच्चों से पीछे है, इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, इसको डांट भी ज़्यादा पड़ रही होती है क्लास में। तो अच्छा, एक तो वो बच्चा पहले इमोशनली थोड़ा सा वीक भी होता है, मेंटली भी वीक होता है, फिर जब आप ऐसे बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, तो वो बच्चा मज़ीद उस चीज़ का डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, ये हकीकत है कि ऐसे बच्चों को, क्योंकि हम क्लास में भी कहते हैं ये निकम्मा है, ये नालायक है, ये सुस्त है, इस किस्म के जब अल्फाज एक टीचर कहेगा या उसके पेरेंट्स भी अगर कह देते हैं घर पे, तो बच्चे में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत लो हो जाता है। वो बोलने में हिचकिचाएगा, फिर वो पीछे रहेगा, हर जगह पे आगे नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी का मसला है, क्या ये पढ़ाई लिखाई तक महदूद रहता है या फिर ये आपकी नॉर्मल लाइफ पे भी बच्चों की असर डालता है? जी, ये बहुत ही अहम सवाल किया आपने। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक महदूद नहीं है, आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, जो बच्चा तालिब इल्म नहीं भी है तो भी वो इससे मुतासर होता है, वो अपने जो वर्क है उस पर सही तरह फोकस नहीं होता और उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और अपनी जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो उन सब में स्लो होता है और उसको इस चीज़ की परेशानी ज़िंदगी भर के लिए मुतासर करती है। अच्छा, क्या वालिदैन की, पेरेंट्स की डांट डपट, मारना, ये तमाम एक्टिविटीज़ क्या बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं? बिल्कुल नहीं। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल और लो हो जाता है और वो बच्चा उसमें एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाके परमानेंट इसका पेशेंट बन जाता है। अच्छा, जहाँ ये चीज़ काबिल इलाज हो सकती है वहाँ हम उसको परमानेंट कर देते हैं इन चीज़ों की वजह से। जी, हमारा जो मेन इशू है ना वो ये है कि वालिदैन को ये अवेयरनेस नहीं है कि हम बच्चे को ट्रीट कैसे करें। पहले तो वो समझें इस बात को कि बच्चे को डिसेबिलिटी है, जो सिम्टम्स उसकी हैं जो अभी बताई गई हैं, फिर उस पे बजाय उसको डांटने के उसके साथ कोऑपरेट करें बच्चे के साथ, ठीक है, उसको इग्नोर करें और उसको टाइम दें समझने का। बिल्कुल। और उनको ये बात वालिदैन को समझनी चाहिए कि ये हमारा बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा लेट है, स्लो चलेगा लेकिन चल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सुस्त कहेंगे, निकम्मा कहेंगे घर में बार बार, तो वो इसका बहुत असर होगा उसके लाइफ पे, उसके दिमाग पे, उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे। तो क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटी कोई जेंडर रिलेटेड चीज़ है, प्रॉब्लम? क्या ये ख़ास तौर पे लड़कों में होती है, क्या ये ख़ास तौर पे लड़कियों में होती है, या ये कॉमनली किसी भी जेंडर में हो सकती है? जी, इसमें जो ज़्यादातर देखा गया है लड़कों में ज़्यादा है ये। अच्छा जी, यानी लड़कों में इसकी परसेंटेज ज़्यादा है? जी, मुझे लगा था आप कहेंगे लड़कियों में। नहीं, इसका जो हमने देखा गया है शायद लड़कियां बहुत कम देखी गई हैं, ज़्यादा लड़के देखे गए हैं। अच्छा, लेकिन एक कुदरती वो है कि बच्चा जो होता है मेल वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो जो गर्ल्स होती हैं वो शाई होती हैं, वो वैसे ही पीछे रहती हैं, तो पता कम चलता है कि इसको ये डिसेबिलिटी लर्निंग की है कि नहीं। ठीक है जी, एक कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसफा कमल जी, क्या सवाल है आपका? जी, वो मेरी मदर को मैदे का मसला है ना, तो तकरीबन 3-4 साल हो गए वो मेडिसिन कर रही है ना, तो जितना अर्सा वो मेडिसिन लेके आती हैं, खाती हैं, तो वो सही रहती हैं। उसके बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। अभी कुछ खाती हैं तो वो मैदे में जलन और सीने में जलन। उनको क्या कोई और प्रॉब्लम भी है, कोई और बीमारी? और बीमारी तो नहीं है, लेकिन काफी अर्सा पहले, मतलब तकरीबन 18-19 साल पहले उन्हें वो हुआ था, क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस हुआ था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हकीम साहब बताइएगा। इसके लिए इनको अजवाइन देसी
ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद 50-50 ग्राम। ठीक है। इलसी के बीज 100 ग्राम। ये तवे के ऊपर थोड़ा सा गर्म करके फिर इनको पीस लें। आधा चम्मच सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी से, ठीक है, और आधा चम्मच रात को। ठीक है। हाँ, 1 महीना इस्तेमाल कर लें, इनका ये मैदे वाला सारा मसला हल हो जाएगा। चलें जी, ज़बरदस्त। आप ये चीज़ अगर लिखना चाहते हैं तो कहीं लिख के नोट भी कर लें जो हकीम साहब ने चीज़ें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। हकीम साहब वो इंग्रेडिएंट्स, वो अज्जा हमें दोबारा बता दें। अजवाइन देसी अजवाइन 50 ग्राम। ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम। ठीक है। इलसी के बीज ठीक है 100 ग्राम। ठीक है जी। हाँ, ये तमाम चीज़ों की इन अज्जा का आपने बनाना है। तवे के ऊपर थोड़ा सा गर्म करके और इनको पीस लेना है। ठीक है, ठीक है जी। आधा चम्मच इस्तेमाल और महीने का आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच, तो आपको अफादियत होगी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ जहनी अमराज को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, और ख़ास तौर पे जो इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वहाँ हम ये नाम दे देते हैं कि ये बच्चा ज़िद्दी है, इस बच्चे को समझ नहीं आ रही, नकारा है, इन चीज़ों का लेबल लगा देते हैं उसके ऊपर। तो हमें इस माशरे में रहते हुए कितना शऊर देने की ज़रूरत है और इस बारे में लोगों को कितना शऊर है? जी बिल्कुल, हमारा जो मुआशरा है स्पेशली इसमें तो इस चीज़ के शऊर की बहुत कमी है और बहुत ही ज़रूरत है कि इसका शऊर पैदा किया जाए। वो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, इस तरह जैसे आपका चैनल है, इसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इस बात को पहले समझ सकें कि हमारे बच्चे में डिसेबिलिटी है कि नहीं। अगर है तो फ़ौरन हम उसको हल करें, बच्चे को ट्रीट करें, घर पे करें, साइकोलॉजिस्ट की मदद से करें, टीचर की मदद से करें, जैसे भी उसको करें। अगर हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देंगे तो इसके नतायज बहुत बुरे हैं। अच्छा। और इससे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत है इस पर काम करने की। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स को अगर पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो वो घर पर अपने बच्चे के लिए ऐसे कौन से अमली इक़दाम कर सकते हैं जिससे इस बीमारी में कमी आ सकती है? जी, कुछ चीज़ें हैं जो वालिदैन घर पे कर सकते हैं। उसमें एक तो ये होगा कि बच्चे को देखें जिस चीज़ में भी मसला आ रहा है, अगर लिखने में आ रहा है तो उसको वालिदैन खुद प्रैक्टिस करवाएं, बार बार करवाएं। अगर बच्चे को कुछ अल्फाज बोलने में मसला आ रहा है तो वो उस अल्फाज की प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है। जब आप स्पीच थेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो हम लाजमी वालिदैन को कुछ टेक्निक्स बताते हैं जो आपने घर पे करवानी होती हैं। ठीक है। अगर वालिदैन खुद उसको नहीं समझते तो किसी की हेल्प लेके, स्पीच थेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की, उसको घर पे वो प्रैक्टिस करवाएं। बच्चे के साथ जितना कोऑपरेट करेंगे बच्चा उतना जल्दी ठीक होगा। अगर हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे और उसको इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल, वो ऐसी चीज़ें जो सिखाने की हैं हम घर पे ही नहीं सिखा रहे, तो लामहला बात है कि वो बच्चा डिसऑर्डर का परमानेंट शिकार हो जाएगा। ठीक है। क्या ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम और एजुकेशन उसी तरीके से मुकम्मल कर पाते हैं जैसे आम बच्चा मुकम्मल कर लेता है अपनी तालीम को? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और बात वही आ जाती है कि उन पे तवज्जो की ज़रूरत है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो आइंस्टाइन थे, कितना बड़ा नाम है उनका, वो डिसलेक्सिया के पेशेंट थे, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के पेशेंट थे वो। लेकिन उनका अब देखें IQ लेवल उनका बहुत ज़्यादा था। वही बात जो मैंने कही है कि लर्निंग डिसेबिलिटी और चीज़ है और IQ और चीज़ है। ठीक है। तो एक बंदा इतना बड़ा साइंसदान है जिसको आज हम पढ़ते हैं और पूरी दुनिया पढ़ती है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी का पेशेंट था। तो आप इस चीज़ को देखें कि अगर हम इस पे काम करें तो हमारे अंदर भी बहुत से साइंसदान पैदा हो सकते हैं जो डिसेबल बच्चे होंगे, उन्हीं में से साइंसदान पैदा कर सकते हैं। सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन में कॉन्स्टिपेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा क्या है, वजूहात क्या हैं और इनको हल कैसे किया जा सकता है? मैंने बता दी है ना आपको। इसका मेन इलाज मुख्तसर और लॉन्ग टर्म करते रहें, इसके साथ उनके मतलब है कि कब्ज़ वाला मसला भी हल हो जाएगा, और जो पेट बढ़ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है,
तो ये भी ठीक हो जाएगा। अमलतास ले लें। और ये जी गौर से सुन लें, आपको बता रहे हैं एक टोटका कि कॉन्स्टिपेशन को हल जो है वो किस तरह कर सकते हैं। अमलतास ले लें। अमलतास को रात को थोड़ा सा हथौड़ी के साथ या किसी चीज़ के साथ तोड़ लें, उसमें से अंदर से टिक्कियाँ निकलेंगी उसकी। ठीक है, ठीक है, उनको रात को भिगो के रख लें और सुबह उसका निथरा हुआ पानी जो है ना वो इस्तेमाल शुरू कर दें। और सुबह फिर भिगो के रख दें, रात को सोते हुए फिर पी लें। ठीक है हकीम साहब। ये इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है किसी किस्म का, फायदा देगा, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान भी नहीं देगा। और ये बिल्कुल ये आपका पेट का मसला जो है ना, जो बाज़ औरतों में पेट बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है, फैट आ जाता है बहुत ज़्यादा, उसको भी ठीक कर देगा। और ये कब्ज़ का मसला जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं निज़ाम हाज़मा, उसको मजबूत बनाने के लिए, जिस तरह हम अपने इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी और उससे भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है घरेलू, और ऐसी कौन सी घरेलू तदाबीर का इस्तेमाल करना है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना सकें? एक तो चावल का इस्तेमाल आप कम से कम करें। कम करें। अच्छा, ठीक है ना। ये चावल के शौकीन लोग जान लें कि चावल का इस्तेमाल उन्होंने कम करना है। हाँ, वो कम करना है। सब्जियों का इस्तेमाल, सब्जियों में कद्दू, तूरियाँ, टिंडे, ये इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगी तो उसमें एक तो मैदे में जो गर्मी पैदा होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और वो सारा सिस्टम कब्ज़ वाला ये सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी एक गोश्त ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दें, खाएं सही मगर थोड़ा जैसे हम शादियों में कर देखते हैं, मतलब जैसे हमने कभी गोश्त खाया ही नहीं, ठीक है ना, हम प्लेटें बार बार हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, हफ्ते में एक दफ़ा खाएं, रोज खा लें, एक आधी बोटी 2 बोटी रोज खा लें, लेकिन थोड़े सलीके से, मगर उनमें मिसाला जात जो है ना वो नॉर्मल रखें, और फिर दही का इस्तेमाल उसके साथ ज़रूर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, जिस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ वो इतने आम हैं, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया लर्निंग डिसेबिलिटी में किस तरीके से रोल प्ले करता है? मोबाइल फ़ोन का इसमें दोनों रोल हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा, अगर हम बच्चे को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मोबाइल इस्तेमाल करने देते हैं तो वो उसकी डिसेबिलिटी कभी ठीक नहीं होगी। हाँ, मोबाइल फ़ोन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पेरेंट्स को ये मैं टिप्स दे रहा हूँ कि वो ऐसी गेम्स हैं, ऐसे ऐप्स हैं जो बच्चे की डिसेबिलिटी को ठीक करती हैं। अच्छा, लर्निंग के लिए वो स्पेशल बनाई गई हैं, वो डाउनलोड करें, बच्चे को वो दें अगर डिसेबिलिटी का मसला है। मतलब उसमें काउंटिंग है, उसमें जो वर्ड्स की सेंटेंस बनाना, इस तरह के जो भी बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एप्लीकेशंस में जो बच्चों से वो करवाते हैं तो वो बच्चा सीखता है, जल्दी सीख जाता है। बजाय आप उसको रोज़ लेके जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास या कहीं, आप उसको घर पे ये प्रैक्टिस करा सकते हैं मोबाइल के थ्रू। इसका ये एक पॉजिटिव रोल है। और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव यही होगा कि अगर बच्चा ऐसे ही गेमें खेलता रहता है, कोई मार कुटाई की, कोई फाइट वाली तो वो चीज़ें वो सीखेगा उससे। अच्छा, वहाँ बजाय वो पॉजिटिव सीखने के। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो मुझे बताइएगा हुकूमत और तालीमी इदारों का क्या रोल है इस मसले में, और इसके हल के लिए किस तरीके से आप समझते हैं कि हमें रोल प्ले करना चाहिए हुकूमती इदारों को? जी, ये जो हमारे मुल्क में है सिस्टम, उसमें इस चीज़ की बहुत शदीद कमी है। हमारे हर गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं है। ठीक है, तो और भी ऐसे इदारों में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों को वक्त पर ठीक किया जाए। तो मेरी तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और जो प्राइवेट हैं इदारे कि वो साइकोलॉजिस्ट का इंतज़ाम करें ताकि बच्चे की डिसेबिलिटीज़ को ठीक किया जाए और उसका फ्यूचर। अच्छा, फिर मैं एक और बात भी करती हूँ कि आप जब टीचर हायर करते हैं ना, देखिए टीचर और स्टूडेंट का बड़ा एक डायरेक्ट लिंक होता है। एक स्टूडेंट जो है वो 8 से 9 घंटे एक स्कूल में गुजारता है या 7 घंटे भी गुजारता है, तो टीचर उससे बड़ा क्लोजली लिंक्ड होता है। तो टीचर को जब आप अपॉइंट करते हैं या आपके पास जितने भी अपॉइंटेड टीचर्स हैं, तो आप उनका एक टेस्ट रखें, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ताकि आप जान सकें कि आया कि वो किसी दिमागी मर्ज का शिकार तो नहीं है। जी, ऐसा कुछ इदारे हैं मुल्तान में ऐसा कर रहे हैं, मैंने देखा। मैंने भी कुछ स्कूल में टीचर्स को ट्रेनिंग दी है कि आप बच्चे की ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को कैसे ठीक करें।
तो और ये चीज़ हर स्कूल में होनी चाहिए। टीचर को इतना ट्रेन कर दिया जाए कि वो बच्चे का समझ के उसको ट्रीट कर। बिल्कुल ऐसा ये होना चाहिए। हकीम साहब, आप वक्त कम है, हमें बता दें कि क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को और क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने हाजमे को और ये जो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हैं इनको हल कर सकें। खुराक कम से कम खाया करें। फिर खाएं क्या? मतलब है मैदे को बिल्कुल फुल नहीं कर देना। अच्छा, नॉर्मल खाएं। हाँ, 2 हिस्से खाएं, 1 हिस्सा छोड़ दें, ताकि घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसके लिए भी तो आपने उसके साथ थोड़ा सा साथ देना है। जब प्यास लगती है तो पानी पीना है, या कोई कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है तो कोल्ड ड्रिंक पीना है। जब मैदा बिल्कुल आप खुराक से फुल कर देंगे, बेहतरीन हल ये है कि आप भूख रख के खाएं, फिर खाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हमने आज बात भी की है और आई होप आपके लिए प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग रहा होगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।